Ramesh and Suresh. Ramesh and Suresh are partners in a firm. Are partners in a firm sharing profit in the ratio of sharing profits in the ratio of 4:3. दे एडमिट मोहन, सवाल को अच्छा से समझते जाइएगा. दे एडमिट मोहन as a new partner. As a new partner. The new profit sharing of ratio. The new profit sharing ratio of Ramesh, Suresh and Mohan will be 2:3:1. Calculate the sacrificing ratio. यही सवाल था आपका. देखिए, रमेश, सुरेश एंड मोहन. मोहन नया साझेदार है. ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है, इसका रमेश का दिया हुआ है 4:3 और न्यू रेशियो के रूप में इन लोगों का समझौते के तहत में हुआ है 2:3:1. तो हम लोग जैसा कि जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये सभी लोगों को स्मरण हो क्या होगा. फॉर रमेश गेनिंग सिचुएशन पता चल जाएगा कि क्या निकलेगा सूत्र, लेकिन सूत्र तो लिखे हुए हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो फॉर पहला पार्टनर का सबसे पहले देख लेते हैं. फॉर रमेश, फॉर सुरेश. रमेश का देखिए 4 और 3 7, 4/7 और 3/7 माइनस माइनस 2 और 3 5 और 1 6, 2/6 और 3/6. तो 7 और 6 का एलसीएम हो गया 42. तो 42 को भाग देंगे 7 से तो 7×6 42, 6×4 24 माइनस 6×7 42, 7×2 14 मतलब 10/42. इसका निकालिए 7×6 42, 42 भागा 7, 6×3 18 माइनस 6×7 42, 7×3 21 मतलब माइनस 3/42. इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं तो माइनस 1/14 1/14. और इसका शॉर्ट में 2×10 5/21. तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि रमेश हैज sacrificed 5/25 5/20 share
and Suresh has gained 1/14 शेयर। ठीक है, आपको मैं एक बार और समझा दे रहा हूं कि रमेश, सुरेश और मोहन, ये दो साझेदार थे, रमेश और सुरेश, जिसका अनुपात था 4:3, और वे नए साझेदार को ज्वाइन किया गया मोहन को, जिसमें नए साझेदारी समझौते के अनुसार से 2:3:1 हुए। तो अब सिचुएशन आ रहा है क्या कि इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फॉर रमेश के लिए हुआ 4/7, 4 और 3 7, 4/7, और पुराना अनुपात अगर 4:7 हो चुका है तो सूत्र के अनुसार से माइनस, और नया अनुपात निकल जाएगा 2 और 3 5 और 1 6, 2/6। तो कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 5/21 आ जाएगा। और सुरेश के लिए हो जाएगा 3/7 माइनस 3/6, कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो -1/14 आता है। तो जो माइनस में आएगा वह हमारा कहलाएगा गेन। यहाँ आप इस तरीके से लिख दीजिएगा ब्रैकेट में करके गेन, मतलब इस साझेदारी समझौते में जो भी बदलाव आया है उसके कारण से सुरेश को लाभ हुआ यानी गेन हुआ, और रमेश को जो है इतना त्याग करना पड़ा। तो जब ये परिस्थिति अपनाया गया तब मोहन को ज्वाइनिंग किया गया, यानी इसको हिस्से दिया गया, 1/6 का हिस्सा दिया गया। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा तो बहुत आसान लगेगा। मतलब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक एज एन short type of the question for your examination. So you be careful in this question. अब ये आपको 3 सवाल आपको आज मैं बताया। क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8, 9, 6 ये सारा बता दिया। मतलब पेज नंबर आपका 272 जो है वो टोटल कंप्लीट आपका हो चुका है। कल मैंने आपको बताया था 3A 2A 2B। तो इस चैप्टर में समझना यही चीज हम लोगों को है कि एक साझेदारी संस्था में किस प्रकार अकाउंटिंग सिचुएशन खड़ा होता है और कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि आज मानवीय आवश्यकताएं जितनी सारी हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो भी वितरण का कार्य होता है उसमें से 3 तरह का व्यापार जो है सो दुनिया में प्रचलित है। पहला व्यापार एकाकी व्यापार, दूसरा व्यापार साझेदारी व्यापार, तीसरा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। एकाकी व्यापार में यही होता है कि लोग वितरण का कार्य स्वयं करते हैं, प्रबंधन भी खुद करते हैं, योजना भी खुद बनाते हैं, और जितने सारे जोखिम का वहन करना भी पड़ता है तो वह खुद ही करता है। अगर प्रबंधन क्षमता अगर अच्छा रहता है तो जो भी क्रियाकलाप व्यापारिक गतिविधियों में हुआ तो उसे लाभार्जन होता है, और अन्यथा प्रबंधन अच्छा ना होने के कारण उसे हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सिचुएशन में हुआ क्या कि मानव की जो आवश्यकताएं जो इतनी विकराल होने के कारण से एकाकी व्यापार छोटा प्रतीत होने लगा। तो सन 1932 में एक अधिनियम पारित किया गया जिस समय हमारा देश गुलाम था, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इस सिचुएशन में हुआ क्या, उस अधिनियम में दिया गया क्या कि रूल्स कि किसी भी साझेदारी संस्था में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 20 सदस्य होने चाहिए। लेकिन अगर उस साझेदारी संस्था का उद्देश्य बैंकिंग व्यापार करना रहता है तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। अगर इस सिचुएशन के अनुरूप ना होकर के प्रतिकूल अवस्था में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है कि हम 20 सदस्य ना होकर के 21 सदस्य को शामिल कर लिया जाए तो वह गैर असंवैधानिक हो जाता है, माने कानून उसको परमिशन नहीं देता है। इसलिए कानून के दायरे में रह करके ही इस तरह का संस्था को संचालित करना पड़ता है। लेकिन आज जमाने में यही देखा जाता है कि जिस तरीके से साझेदारी संस्था इतनी अच्छी तरीके से कानून बना हुआ है, लेकिन आज आर्थिक परिदृश्य में देखा जा रहा है कि यह संस्था पूरी तरीके से फलीभूत नहीं है। क्यों नहीं फलीभूत है? इसलिए नहीं फलीभूत है कि जिस समय कोई भी संस्था जन्म होता है, इस तरह का साझेदारी संस्था, तो उस समय एक दूसरे का सोच और एक दूसरे के प्रति विश्वास काफी गहरा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है
तो विश्वास का बुनियाद जो है सो कमजोर होने लगता है। ऐसी अवस्था एक ऐसी आती है जब लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति में शंका उत्पन्न होने लगता है, और ये शंका ज्यादा होने की वजह से एक समय ऐसा आता है तो व्यापारिक गतिविधियों पर भारी पड़ जाता है। व्यापारिक गतिविधियां एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से संचालित नहीं रहती। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ए, बी और सी तीन व्यापार कर रहे थे, जो तीनों कुछ व्यापार में समय ज्यादा दे रहे हैं, कुछ अच्छा से व्यवसाय कर रहे हैं, किसी को कुछ जिम्मा मिला हुआ है, किसी को कुछ अन्य कार्यों में है, तो एक दूसरे के प्रति शंका होने लगता है, जिसके कारण से व्यापार डिजॉल्व हो जाता है। यही कारण है कि आज जो देखा जा रहा है, तीन व्यापार, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और संयुक्त स्कंद कंपनी, जिसमें से दो ही संस्था जो है आज काफी गतिमान है, जबकि साझेदारी संस्था उतनी अच्छी तरीके से गतिमान नहीं है। अब रह जाता है प्रश्न कि आखिर इस जो हम लोग का जैक का सिलेबस में जो डाला गया है साझेदारी संस्था के बारे में, तो इसमें आपको रीडिंग करना है, स्टडी करना है, इसका सारी टेक्निकल चीज को जानकारी हासिल करना है। तो कैसे हम साझेदारी संस्था के बारे में अगर निर्माण होता है तो कैसे इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे इस सिचुएशन खड़ा होता है कि आखिर उस साझेदारी संस्था में जो भी संपत्तियां अर्जित हुई है उसको कैसे डेवलप भी किया जाए, और अगर किसी अनफॉर्चुनेटली भविष्य में अगर संस्था डिजॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो उस संस्था में अर्जित की हुई जितनी सारी संपत्तियां हैं उस संपत्तियों को कैसे एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के साथ में वितरण किया जाए, यानी बांट कैसे दिया जाए। तो ये बहुत तरीके सिचुएशन है। इस चीज के बारे में हमें आपके नेक्स्ट क्लास में हम बताऊंगा, इस बारे में जो लेक्चर क्लासेस है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी सवाल उत्पन्न होती है कि जो हमने अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसमें बताया गया है ये टॉपिक में कि साझेदारी का प्रवेश किस किस परिस्थितियों में होता है। तो ये साझेदारी का प्रवेश जो है ना, तो अगर व्यापार को गतिमान अवस्था में ले जाने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, या पूंजी का और ज्यादा विस्तारीकरण करने के लिए साझेदारी का प्रवेश किया जाता है, साझेदार का प्रवेश किया जाता है। लेकिन कितने साझेदार का अधिक से अधिक प्रवेश हो सकता है? अगर वह बैंकिंग व्यापार से संबंधित ना हो तो उस साझेदारी संस्था में 20 से ज्यादा आपको प्रवेश नहीं देना है, मतलब 20 से ज्यादा सदस्यों को नहीं देना है। लेकिन अगर बैंकिंग व्यापार अगर रहता है, बैंकिंग व्यापार, तो उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 ही होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि जैसे आज आपको मैंने बताया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। अब आगे देखेंगे क्या कि जो हमने पहले ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहा था कि गुडविल का कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, जिसके 3 विधियां प्रचलित है। ये हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। हाँ देखिए, रमेश और सुरेश दोनों पुराने साझेदार थे, ठीक है, और मोहन को जो है सो नया साझेदार मोहन बना हुआ है। तो इसको ये जब मोहन आया इस व्यापार में तो केवल त्याग कौन करेगा? रमेश और सुरेश ना अपने लाभ का हिस्सा देगा। मोहन तो नया साझेदार है, मोहन को तो जो व्यक्ति नया आएगा वो किसी प्रकार का त्याग नहीं करेगा, जबकि उसको केवल उसको लाभ ही मिलेगा। ठीक है, ओके, डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो इसमें से मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि ख्याति का बंटवारा कैसे किया जाता है, और ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में गुडविल का वैल्यूएशन करके और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के प्रति करना है, इसके बारे में मैं वर्णन करूंगा। ठीक है, और किसी के पास में और किसी प्रकार का डाउट बोलिए, लिखिए, होमवर्क लिखिए आप थोड़ा सा। हेलो, लिखिए होमवर्क, लिखिए क्वेश्चन नंबर आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका बुक्स आपके पास है या नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक आप आज प्रैक्टिस कीजिएगा। जो हम ग्रुप में इसको फोटो खींच के हम भेज देंगे सवाल का, तो बना लीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4 to 9।
ओके, ओके सर। अनम्यूट कीजिए, सभी लोग है ना।